So, hello students, good morning. How the things are going on? तो क्या पूछ रहे हो सर? घर में बैठे बैठे बोर हो गए नहीं? What is going to happen on 3rd of May? फिर से एक नई तारीख मिलेगी, तारीख पे तारीख। मोदी जी की तारीख मिलेगी फिर से 3 मई को, लॉकडाउन पार्ट 3 की। चलो जो भी होगा देखा जाएगा, हम अपना काम करें नहीं। तो केमिकल काइनेटिक्स में अब तक मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कर लिया है। अब उसके बाद एक दो और छोटी छोटी बातें हैं, उसको जरा देख के एंड देन we'll move to next half of the chemical kinetics, that is effect of temperature and catalyst on the rate of reaction. एक टर्म डिफाइन होता है काइनेटिक्स में, आई थिंक ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और क्या डेट है? 28 अप्रैल 2020। सो एक टर्म इसमें और आता है, एवरेज और मीन लाइफ, और इसको टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ। यह खास करके रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है। केमिकल रिएक्शन इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। इट इज सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सपोज करो हमारे पास एक सैंपल में 100 एटम्स हैं, कोई फर्स्ट सेकेंड में, कोई सेकेंड सेकेंड में, कोई थर्ड सेकेंड में, इस तरह से डिके करते रहेगा। तो सबका इंडिविजुअल लाइफ की कितना टाइम में डिके किया एक पर्टिकुलर एटम, उसको अगर हम सम कर दें और नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दें, देन व्हाट कम्स इज कॉल्ड एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। लेकिन इसका कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं होगा जितना सिंपल मैंने बोल दिया। तो बेसिकली ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होगा? तो ये होगा TdN का इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी के बीच में डिवाइडेड बाय N0 नंबर ऑफ एटम्स। अब यहां पे dn के लिए dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा n, वहां से n इज इक्वल टू n0 e का पावर लैम्डा t। टाइम के टर्म में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, dn को सिंगल वेरिएबल में लाएंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। एंड बड़ा डेरिवेशन है, जरूरत नहीं है उसकी आपको। अगर आप कहोगे तो मैं किसी दिन डिराइव करके भी दिखा दूंगा, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये सिंपली 1 बाय लैम्डा आ जाता है। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट। लैम्डा इज वही रेट कांस्टेंट। और हाफ लाइफ हमने देखा था, ये होता है ln2 अपॉन लैम्डा। तो कौन बड़ा है? टाउ बड़ा है, मीन लाइफ बड़ा है, क्योंकि ln2 का वैल्यू 1 से कम है। तो अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें, अगर सपोज करो हम मीन लाइफ अपॉन हाफ लाइफ करें, तो ये 1 अपॉन लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये ln2 हो जाएगा। और इसलिए मीन लाइफ ln2 टाइम्स हाफ लाइफ।
और हाफ लाइफ का वैल्यू 1 से कम है, और इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो टी हाफ से कम हो जाएगा। गड़बड़ है। मीन लाइफ अपॉन हाफ लाइफ, दिस डिवाइडेड बाय दिस, नीचे आ जाएगा 1/ln2 हो जाएगा ना, तो यहां से टी हाफ हो जाएगा मीन लाइफ इंटू ln(2), उल्टा लिख दिया था, और ln2 की वैल्यू लेस देन 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये टाउ से कम हो जाएगा, यानी कि हाफ लाइफ का वैल्यू टाउ से कम होगा, यानी कि हाफ लाइफ इज लेस देन मीन लाइफ, मीन लाइफ बड़ा होता है। इतना सा रिलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है। हाफ लाइफ इज ln2 टाइम्स मीन लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट एक और टर्म इसमें आता है जिसे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल का हेल्प लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। कोई एक एस्टर लेते हैं CH3COO C2H5, और इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट to give CH3COOH plus C2H5OH। तो इसका एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड रेट लॉ जो आता है ये होता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, which is a second order reaction. First order in acid, first order in ester, second order overall, है ना। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट यूजुअली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में H प्लस की कंसंट्रेशन काफी हाई होती है। Usually H plus concentration is much greater than CH3COO C2H5। एस्टर के कंपैरिजन में H प्लस की कंसंट्रेशन काफी हाई होती है। अगर ऐसा है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाएगा, यानी कि H प्लस के कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं आएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो ये R इज इक्वल टू ये एक कांस्टेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट, और इसको हम लिख सकते हैं K डैश इंटू CH3COO C2H5, and now it has become virtually a first order reaction. Practically a first order reaction. So theoretically it is second order, but practically it is first order. ऐसे रिएक्शन को हम pseudo first order reaction कहते हैं। This type of reaction is known as
pseudo first order रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं इसको। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा रिएक्शन हुआ? वो रिएक्शन जिसमें कि किसी एक रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। जस्ट वेट ए मोमेंट। हाँ सर, कौन सा कैमरा? हाँ, नहीं अपने को वही चाहिए। मैं देखता हूँ। So, pseudo first order reaction किसे कहते हैं? उस रिएक्शन को जो कि वैसे तो सेकेंड ऑर्डर हो, लेकिन उसमें किसी एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो कि वो इनवेरिएबल रह जाए, अनचेंज रह जाए और प्रैक्टिकली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो जाए। वैसे रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात? सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नाउ अंडरस्टूड। Reaction is known as pseudo first order reaction. In this reaction, one of the reactant is present in large excess. Remains unchanged during the reaction. Practically, theoretically तो change होगा थोड़ा बहुत, but practically remains unchanged. That type of reaction is called pseudo first order reaction. समझ में आ गई बात सबको? इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ethyl acetate in 0.1 molar HCl solution is 1000 times faster than in 0.1 molar solution of a weak
monobasic acid HA. Determine ionization constant of HA assuming all other condition to be same. क्वेश्चन क्या है समझो. रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस. रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस दो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे मेजर हो रहा है. रेट क्या है? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5. चेंज क्या हो रहा है इसमें? चेंज हो रहा है तो सिर्फ ये वाला क्वांटिटी, और इसलिए रेट इन HCl अपॉन रेट इन HA जो कि दे रखा है 1000. रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन HCl इज 1000 टाइम्स फास्टर देन इन HA. ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HA. HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 0.1 मोलर का मतलब 0.1 मोलर H प्लस अपॉन H प्लस फ्रॉम वीक एसिड. और यहां से H प्लस सॉल्व हो जाएगा वीक एसिड में. सो H प्लस कंसंट्रेशन इन वीक एसिड इज हाउ मच? 0.1 upon 1000. So it is 10 का पावर -4 मोलर. काइनेटिक्स यहीं तक था. अब इसके बाद सिंपल आयनिक इक्विलिब्रियम है. इतना आयनिक इक्विलिब्रियम आपको याद होगा. कोई वीक एसिड आयोनाइज करेगा इनटू H प्लस एंड A माइनस में C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा. यहाँ पे C अल्फा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज व्हाट? C अल्फा इज 10 -4. अभी सॉल्व किया है. C 0.1 है तो अल्फा हो जाएगा 10 का पावर -4 अपॉन 0.1 इट इज 10 का पावर -3. और K क्या हो जाता है? ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस. 1 माइनस अल्फा को हम 1 ले सकते हैं. अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल सो इट इज सिंपली C अल्फा स्क्वायर. सो इट इज 0.1 C इंटू 10 का पावर -3 का स्क्वायर. इट इज 10 का पावर -7. समझ गए? तो ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. समझ गया सब? आगे तो यहां तक केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं. हाफ ऑफ काइनेटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया. आधी केमिकल काइनेटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया. आपको BPP मिल जाएगी इन सब चीजों पे. इसको फिर से ट्राई करेंगे. और मैं एक एग्जॉस्टिव रिव्यू एक्सरसाइज विथ थ्योरी सॉल्व क्वेश्चन ये भी बना रहा हूं. तो 1-2 दिन में आपके ग्रुप पे उसको डाल दिया जाएगा. अब आ जाओ सेकेंड हाफ में. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन.
सबसे पहले रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। Rate of a chemical reaction increases on increasing rate of chemical reaction increases on increasing temperature. Now the bigger question is why, how and how much, कितना. That is a bigger question and has bigger story to understand that. तो स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले कुछ टर्म्स को हमें यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए. एक टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह से समझो कि जस्ट रिएक्टेंट का मिलना ही काफी नहीं होता है रिएक्शन के लिए. अगर रिएक्टेंट का मिलना काफी होता तो हम सब जानते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. आपके क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो जिस मार्कर से मैं लिखता हूं उस मार्कर का इंक में कार्बन है, वो काला काला जो दिखता है वो कार्बन है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है. तो जब मैं लिखता हूं तो उससे कार्बन निकलता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बन जाना चाहिए था. लेकिन क्या मेरे लिखते समय धुआं निकलता है? नहीं निकलता, रिएक्ट नहीं करता. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्यों नहीं वो आपस में रिएक्ट करके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना लेता है? सिर्फ रिएक्टेंट का मिलना ही काफी नहीं होता एक रिएक्शन के लिए. किसी भी केमिकल रिएक्शन का बेसिस होता है कोलिजन. केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में एटम कंजर्व रहते हैं. नंबर ऑफ एटम्स बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर द रिएक्शन एंड आइडेंटिटी ऑल्सो डू नॉट चेंज. एटम की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है. एक पर्टिकुलर टाइप का एटम रिएक्शन के पहले जितना होगा रिएक्शन के बाद भी उतना ही होगा. तो फिर होता क्या है? बॉन्डिंग में चेंज आता है. रिएक्टेंट के कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो एटम फिर रीऑर्गेनाइज होके एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाता है, उसमें अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं. सो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड की रीऑर्गेनाइजेशन होती है. वो होता कैसे है? थ्रू कोलिजन. When reactant molecules collide, momentum transfer takes place from one molecule to another molecule, and some of the molecules becomes very energetic, which is sufficient to break some of their bonds. और जब बॉन्ड ब्रेक होगा किसी मॉलिक्यूल का, स्टेबल मॉलिक्यूल का, तो वो अनस्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर स्टेबल होने के लिए जब कंबाइन करेगा तो हो सकता है पहले जैसे था उस तरह से नहीं, किसी दूसरे तरीके से कंबाइन करके एक नई आइडेंटिटी वाला कंपाउंड बना दे जिसे हम प्रोडक्ट कहेंगे. यहां पे बीच में आता है एक्टिवेशन एनर्जी. कि सपोज करो
को एक डायटोमिक कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है इनटू मोनोएटॉमिक, देन व्हाट विल हैपन, इसमें A मॉलिक्यूल A2 मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। कोलिजन के लिए दोनों अप्रोच करेगा एक दूसरे के तरफ, approaching for collision. As the molecule approaches close to one another, their potential energy will increase. Imagine करो एक इंस्टेंट को जहां पे जस्ट कोलाइडेड, मॉलिक्यूल मोशन में था, चल के आ रहा था पास, जिस इंस्टेंट पे कोलाइड किया उस इंस्टेंट को एक सेकेंड के लिए हम रेस्ट में मान सकते हैं, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी वहां पे पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जस्ट कोलाइडेड एज maximum potential energy. That potential energy at the instant of collision must have a certain minimum value in order to form product. अगर वो उस मिनिमम वैल्यू से कम हुआ पोटेंशियल एनर्जी एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, तो वो कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होगा प्रोडक्ट बनाने में, they will return back to reactant. और अगर कोलिजन से सफिशिएंट एनर्जी मिला, पोटेंशियल एनर्जी जो उस मिनिमम बैरियर से ज्यादा हो, then that collision will be successful and will form product. तो वो बैरियर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कोलिजन से आना चाहिए या उससे ज्यादा आना चाहिए, उसी बैरियर को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी which the reactant molecule must acquire through collision in order to form product. Activation energy is the energy barrier to which the reactant molecule must cross to form the product. यानी कि उस बैरियर से ज्यादा एनर्जी कोलिजन से एक्वायर करना होगा सिस्टम को। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को यहां पे अब डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी which the reactant molecule must acquire through collision in order to form product. It is the energy barrier which the reactant molecule
must pass to form प्रोडक्ट। सपोज करो जिस रिएक्शन की अभी हम बात कर रहे थे A2 gives 2A, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, इसलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पॉजिटिव आ रहा है। तो इसे एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे हम रखें, इधर बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये सब शायद आपको SN2 SN1 रिएक्शन में बताया गया होगा। एनर्जी प्रोफाइल, एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम। तो यहां पे इसकी एक इस तरह की एनर्जी प्रोफाइल बनेगी, जहां पे इधर A2 है और इधर A है, और ये वो बैरियर है, और ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी कि A2 मॉलिक्यूल EA के बराबर एनर्जी गेन करे थ्रू कोलिजन, तभी वो प्रोडक्ट बना सकता है, अदरवाइज वो वापस A2 में आ जाएगा कोलिजन के बाद। अब रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, थोड़े टाइम के बाद कुछ प्रोडक्ट बन गया A। प्रोडक्ट A भी तो मॉलिक्यूल है या एटम है, वो भी आपस में कोलाइड कर सकता है, और अगर कोलाइड किया तो वो भी इस लेवल तक एनर्जी को एक्वायर कर सकता है, और अगर कर लिया तो A वापस A2 बना सकता है या नहीं? A वापस A2 बना सकता है, यानी कि ये A से A2 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। और इसलिए हम एक्टिवेशन एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ये होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, विच इज नथिंग बट EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। और फिलहाल देख सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि EA फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन EA बैकवर्ड। और अगर मान लो एक रिएक्शन है B गिविंग P जो एक्सोथर्मिक है, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा होगा, जहां पे यहां B है और यहां पे P है। लेकिन फिर से इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसे क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा H। So once again this delta H will be equal to EA forward minus of EA backward। और इस बार ये फॉरवर्ड कम है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली लेस देन 0 हो जाएगा। दिस इज फॉर
एंडोथर्मिक, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से एनर्जी प्रोफाइल बनेगा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम। तो हम कह सकते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? एक्सोथर्मिक का। Exothermic reactions have greater activation energy for backward direction than for एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक में, तो हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स करना डिफिकल्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स करना डिफिकल्ट है क्योंकि रिवर्स में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा। Therefore, exothermic reactions are difficult to reverse compared to एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब टेम्परेचर क्या रोल इसमें प्ले करने जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसमें टेम्परेचर का क्या रोल होने जा रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पे होगा क्या? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम सब जानते हैं काइनेटिक थ्योरी से, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल इंक्रीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो वही काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। सो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? मान लो हम एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं एक रिएक्शन के लिए, कुछ ऐसा। अब ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। कुछ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके यहां तक आया था, कुछ मॉलिक्यूल यहां तक आया था और कुछ मॉलिक्यूल यहां था। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इन सब की पोटेंशियल एनर्जी एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो पहले प्रोडक्ट बना रहा था वो तो अब भी प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन पहले जो इस बैरियर के बिल्कुल क्लोज था लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा था, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा क्योंकि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया होगा। यानी कि एक सेकंड में पहले अगर 5% कोलिजन उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो हो सकता है 10% हो जाए, 20% हो जाए। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर
इन यूनिट टाइम इंक्रीज कर जाएगा एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. Increasing temperature increases the fraction of collisions acquiring energy greater than activation energy per unit time. यानी कि यूनिट टाइम में फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, परसेंटेज ऑफ कोलिजन हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी और रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा. लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट की भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. अब प्रोडक्ट की भी अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट का भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का रेट बढ़ जाएगा. यानी कि टेम्परेचर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को इंक्रीज करता है. दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट. इंक्रीजिंग temperature, increasing temperature increases the rate of both forward and backward reaction by the same rate of both forward and backward reaction, but by the different amount, not by same amount, by the different amounts. Why different amounts? क्योंकि दोनों साइड से एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू डिफरेंट है. अब एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होने से रेट कैसे डिफर करेगा ये आगे देखेंगे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में. सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एनर्जेटिक कोलिजन्स occurring per unit time. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं increasing temperature increases the number of energetic collisions capable of forming products occurring per unit time. यूनिट टाइम में नंबर ऑफ एनर्जेटिक कोलिजन, नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स बढ़ जाता है. समझ गए? अब
क्वांटिटेटिव रिलेशन इसका कैसे वर्कआउट होता है वो देखो। रेट और टेम्परेचर में क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया एक साइंटिस्ट जिनका नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस इक्वेशन कोई एक रिएक्शन है A गिवन P, इसका हम जनरलाइज रेट लॉ क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर ऑर्डर। आर्हेनियस ने एक लॉगरिथमिक रिलेशन दिया है बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ln ऑफ K इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस EA अपॉन RT। इसी को कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है आर्हेनियस इक्वेशन, जहां पे K रेट कांस्टेंट है, K रेट कांस्टेंट है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, और कैपिटल A को डिफाइन करने के लिए इसको जरा एक और फॉर्म में लिख दो। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ये हो जाएगा A इंटू ई का पावर माइनस EA बाय RT। दो लॉग ले लो दोनों साइड में, ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। और इसलिए इस A को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, या इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, या इसे सिंपली आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं। And it is constant for a reaction। एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। तब जरा देखें ऊपर वाले एक्सप्रेशन को पहले। इसमें वेरिएबल क्या क्या है? रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो EA बाय RT डिक्रीज होगा, और EA बाय RT अगर डिक्रीज होगा तो ये वाला टर्म इंक्रीज होगा। ये टर्म इंक्रीज होने का मतलब K इंक्रीज होगा, और K अगर इंक्रीज होगा तो रेट इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, increasing temperature increases K, hence rate। अब आर्हेनियस इक्वेशन को अगर ग्राफिकली देखें तो ln ऑफ K वर्सेस 1/T में एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, और ये होगा क्या? माइनस EA अपॉन R। अगर सीधा टेम्परेचर और K में रिलेशन देखें तो टेम्परेचर और K में एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, यानी कि विथ टेम्परेचर K will increase exponentially and therefore rate। So K versus T कुछ इस तरह का ग्राफ होगा कि नहीं? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंस K
increases exponentially with temperature, rate of reaction also increases exponentially with temperature. Rate of reaction increases exponentially with temperature. समझ गए? तो ये तो हो गया इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। अब इस आर्हेनियस इक्वेशन को हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, तरह तरह से डिफरेंट एंगल से इसको सॉल्व करना है। सो लेट अस सी। स्टार्ट विथ ए वेरी सिंपल सिचुएशन। कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन A giving P, the rate constant can be expressed as log of K is equal to log of A minus 10,000 upon RT. Determine activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करना। तो आर्हेनियस इक्वेशन से इसे कंपेयर करते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन से जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो आर्हेनियस इक्वेशन है ln k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस EA बाय RT। सबसे पहले तो इसे हमें बेस 10 में चेंज करना होगा, तो 2.303 लग जाएगा, डिवाइड कर लेना साथ में। log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस हो जाएगा EA अपॉन 2.3 RT। क्या किया मैंने? यहाँ पे 2.3 लगाया, यहाँ पे 2.3 और बाद में 2.3 से डिवाइड कर दिया है। ये इक्वेशन अपने काम का इक्वेशन आया है जो इससे कंपेयर होगा। अब इन दोनों का स्लोप को कंपेयर कर दो। सो कंपेयरिंग द स्लोप्स, अगर इन दोनों का स्लोप कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा? EA अपॉन 2.3 R विल बी इक्वल टू 10,000. So EA will be equal to 2.3 R into 10,000. ये आएगा जूल में, अपॉन 1000 कर लो, किलो जूल होगा। R का वैल्यू 8.314 लेंगे। ये 2.3 इंटू 8.3 इंटू 10 हो जाएगा किलो जूल। याद रखना ये प्रोडक्ट बड़े काम का है, ये 19 होता है, 19 अप्रॉक्सीमेटली 190 किलो जूल हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से आर्हेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। एक और सिचुएशन लेते हैं। कह रहा है इन ए रिएक्शन A to P increasing temperature from 12
27 degree to 127 degree Celsius increases rate of reaction by factor of 10,000. Determine activation energy. रेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रेट प्रोपोर्शनल टू के है, फिलहाल के वेरिएबल है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि R2 अपॉन R1 जो कि 10,000 है, ये K2 बाई K1 भी है। इसलिए जब हम लिखेंगे ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू, जरा ये डेरिवेशन मैंने नहीं किया, पहले डिराइव कर देता हूं मैं। ln K इज इक्वल टू ln A माइनस E बाय RT। इसको दो अलग अलग टेम्परेचर पे सॉल्व करें तो ये K1 तो T1 हो जाएगा एंड ln ऑफ K2 इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस E अपॉन RT2 हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर लें 2 में से 1 को तो ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1, राइट साइड में क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ये प्लस हो जाएगा, ये अपॉन R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हो गया ln ऑफ K2 बाई K1 एंड दैट विल बी इक्वल टू E अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस तरह से ये रिलेशन आ जाएगा। इसी को यूज करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमें अब न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, तो ln के बजाय हम इसको लॉग में लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2.3 लॉग ऑफ K2 बाई K1 दे रखा है क्वेश्चन में 10,000 इज इक्वल टू E अपॉन R इंटू T2 माइनस T1 100 अपॉन T1 300 T2 400, 2 0 गया। तो ये है 10 का log of 10 का पावर 4 is nothing but 4. So EA will be 2.3 into R 8.3 into 4 into 3 1200 into 4 आ जाएगा log 10 का पावर 4 के लिए। सही है ना, 2.3 into 4 इंटू R इंटू 1200, ये जूल होगा और इसलिए यहीं पे इसे 1000 से और डिवाइड कर दो, ये किलो जूल हो जाएगा। और जब हम इसकी वर्किंग करेंगे तो 120 गया, ऊपर हो जाएगा ये वाला टर्म, तो अभी मैंने बताया ही था आपको कि ये 19 होता है, 19 और 12 into 4 48, so it is 19 into 48 upon 10। ये 96 से थोड़ा कम हो जाएगा, 19 के जगह 20 होता तो 96 हो जाता है, तो 96 से जस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। 19 into 48 divided by 10 91.2 आ रहा है। किलो जूल। इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी
सॉल्व हो रहा है। एक और सिचुएशन लेते हैं। इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी पे, फिजिकल केमिस्ट्री तो है ही प्रॉब्लम का, तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपकी तकलीफ उतनी बढ़ते जाएगी। लेकिन मेरा इंटेंशन ही है आपकी तकलीफ बढ़ाना फिलहाल, ताकि आगे आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। अदरवाइज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने पढ़ा दिया आपको, अब अगले कई लेक्चर तक मैं इस पर प्रॉब्लम तरह तरह का सॉल्व कराता रहूंगा, यही तो चाहिए आपको। अब एक सिचुएशन ऐसा लो, कैसा लो, कह रहा है शोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना। किचन में दूध अगर बाहर रह जाता है गर्मी के दिनों में तो देखते हो खराब हो जाता है, फट जाता है, खट्टा हो जाना। शोरिंग ऑफ मिल्क इन refrigerator at 2 degrees Celsius takes 2.5 days, मतलब 2.5 दिन लगता है। Whereas outside the refrigerator at 27 degrees Celsius it takes just 3 hours। प्रैक्टिकल भी है, 3 घंटे दूध बाहर रख दो तो खराब हो ही जाता है। determine activation energy for the shoring of milk assuming it to be a first order process। अब देखो शोरिंग ऑफ मिल्क में मिल्क का एक सर्टेन परसेंट मिल्क पार्टिकल जो भी होगा वो जब कन्वर्ट हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा उसका, तो हम कहेंगे शोरिंग हो गया। यानी कि अगर हम काइनेटिक इक्वेशन लिखें KT इज इक्वल टू ln ऑफ A0 बाई A, तो कहेंगे कि मिल्क A0 से A पे गया तो शोरिंग हो गई उसकी। यानी कि शोरिंग ऑफ मिल्क के लिए ये वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पे टेम्परेचर के साथ क्या चेंज होगा, K, और इसलिए T चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि KT कांस्टेंट हो जाएगा और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। इसलिए ln ऑफ ln ऑफ K2 अपॉन K1 के बदले में अब आ जाएगा ln ऑफ T1 अपॉन T2, और T1 ले लेते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर का टाइम, इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये आ जाएगा 2.3 log
T1 आ जाएगा 60 अपॉन T2 आ जाएगा 3। 2.5 दिन में कितने घंटे होंगे? 48 प्लस 12 60 इज इक्वल टू EA अपॉन 8.3 इंटू T2 minus T1. T2 is 300 and T1 is 275 upon 300 into 275. So EA into 25 upon 8.3 into 300 into 275. 25 275 11. इधर हो जाएगा ये 20. log 20 is 1.3. So EA is what? EA is 2.3 into log 20 is 1.3 into 8.3 into 3300 divided by 1000 kilojoule. अब ये टर्म तो हो जाएगा 19, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर गया, सो 19 इंटू 1.3 इंटू 33/10 कितना बनेगा ये? 19 into 1.3 into 33 divided by 10, it is 81.5. यानी श्योरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना एक केमिकल प्रोसेस है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी इस क्वेश्चन के हिसाब से 81.5 किलो जूल है। समझ लो बात को। एक और सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन है कि decomposition of methyl nitrate and ethyl nitrate follows first order kinetics with their rate constants expressed as rate constant of decomposition of methyl nitrate is 10 to the power 13 e का पावर -152 kilojoule per mole upon RT, and that of ethyl nitrate CH3CH2NO3 is 10 to the power 14 into e raised to the power -157 kilojoule per mole upon RT. ये दो का रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन दिया है। अब पूछा जा रहा है कि डिटरमिन टेम्परेचर एट विच they two will start decomposing at the same rate. क्वेश्चन है कि वो टेम्परेचर बताओ जहां पे ये दोनों सेम रेट पे डिकम्पोज करने लगे। इन दोनों का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन सेम करने के लिए दोनों का रेट कांस्टेंट को इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू K है। तो अगर इन दोनों के K को इक्वेट कर दें डायरेक्टली
तो t के लिए सॉल्व होने लगेगा। फॉर सेम रेट ऑफ decomposition where K must be equal. So let us equate them. 10 का पावर 13, 10 raised power 13 e का पावर माइनस 152 किलो जूल पर मोल अपॉन RT इज 10 का पावर 14 e का पावर माइनस 157 किलो जूल पर मोल अपॉन RT। 10 का पावर 13 एक कैंसिल हो जाएगा तो इधर से रह जाएगा राइट साइड में 10। अब लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग नेचुरल। लॉग नेचुरल अगर लोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड गिव्स माइनस 152 इंटू 10 का पावर 3 जूल, क्योंकि नीचे R जूल में लेंगे, अपॉन RT विल बी इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा ln 10 माइनस 157 इंटू 10 का पावर 3 अपॉन RT। माइनस 157 वाला टर्म को लेफ्ट में ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो 10 का पावर 3 अपॉन RT हो जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा 157 माइनस 152 इज इक्वल टू ln 10 विच इज 2.3 log 10 and simply 2.3. So temperature will be what? 10 का पावर 3 into 5 upon 2.3 into R 8.3. So numerator is 5000 upon denominator is approximately 19. So 5000 upon 19, it is 263 Kelvin. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर सकें आसानी से। तो इस पे हम ढेर सारे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी, बस थोड़ी सी आपकी तपस्या इसमें इंपॉर्टेंट है। आपकी खुद की मन स्थिति पे नियंत्रण अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात याद रखना, फोर्सफुली डिसिप्लिन में तो किसी को भी लाया जा सकता है, बट सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होता है। और जिसमें आ गया सेल्फ डिसिप्लिन वो फिर महामानव हो जाता है। तो इस टाइम में फोर्सफुली डिसिप्लिन तो लाया नहीं जा रहा है, क्लास तो है नहीं, और इसलिए इस लॉकडाउन से और कुछ हो नहीं हो, एक बहुत बड़ी झुंड नालायकों की बनने जा रही है। और इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है, आप थोड़ा सा अपने आप पे नियंत्रण करो, सेल्फ डिसिप्लिन रखो, देन आपकी कंपटीशन आसान होने जा रही है। क्योंकि बहुत लोग डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये लीजर टाइम हो गया है। ध्यान रखना इस पर। तो अभी इस पे मैं आपको डीपीपी आज अपलोड कर दूंगा, आप साथ में इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और जैसा मैंने कहा था, आई एम इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग
an exclusive IIT JEE टॉपिक वाइज चैप्टर फॉर यू। तो काइनेटिक्स आपको 1-2 दिन में हम ग्रुप पे डाल देंगे पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको देखना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना, कल कुछ और बातों के साथ हाजिर होंगे। सो थैंक यू।